गुड मॉर्निंग बच्चों। 7th क्लास। आज आपका हिंदी व्याकरण का पाठ 2 वर्ण विचार, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट वीडियो नाउ। वर्ण एक संस्कृत भाषा की धातु है जिसका अर्थ है वर्णन करना, अर्थात चित्रित करना और लिखना। मौखिक रूप से विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। जब इन्हीं ध्वनियों को लेखन चिन्हों द्वारा व्यक्त किया जाता है तो ध्वनियों की इस अवस्था को वर्ण कहते हैं। वर्ण मुख से बोली जाने वाली ध्वनियों की प्रतिनिधि है, क्योंकि इसके माध्यम से ही लिखित रूप में हमें उन्हीं भावों का बोध होता है जो मौखिक रूप में बोलकर विचारों को व्यक्त करने से होता है। यानी कि जो हम बोलते हैं उनको लिखने के लिए कुछ ध्वनियाँ बनी हुई हैं। उन ध्वनियों को लिखने से लिखा जाना, उनके बारे में जानना जो होता है। आप जानते हैं ध्वनियों को लिखने के जो चिन्ह होते हैं उसी को लिपि कहा जाता है। तो लिपि के माध्यम से हम ये ध्वनियाँ व्यक्त करते हैं, और वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। तो इस प्रकार आपका पूरा वर्ण हो गया। मौखिक रूप से विचारों को व्यक्त करते समय हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं, जैसे साधना फूल मत तोड़ो। साधना, साधना फूल मत तोड़ो। यहाँ पे 4 शब्द हो रहे हैं और प्रत्येक शब्द के आपके अलग अलग ध्वनियाँ होती हैं। जैसे साधना स प्लस आ प्लस ध प्लस अ प्लस न प्लस आ। यहाँ पे 6 ध्वनियाँ आपकी साधना शब्द में हो रही हैं। इसी प्रकार आपके सारे शब्दों में अलग अलग ध्वनियाँ हैं। तो अभी आपने सीखा कि आपको वर्ण किसे कहते हैं, और जिसकी परिभाषा है लिखित भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। ये आपकी परिभाषा हो गई बच्चों। तो उसके बाद है आपका लिखित भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। अगला है आपका वर्णमाला। हिंदी भाषा के लेखन के लिए जो चिन्ह प्रयुक्त होते हैं उनके समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी जो हिंदी के लिए हमने जो वर्ण यहाँ पे लिए हैं उनके जब क्रमबद्ध समूह को, यानी कि उनको नंबर वाइज जब रखा गया तो उससे जो समूह बना उसको वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। वर्णों के भेद। अब वर्णों के भेद क्या हैं आपके? उच्चारण के आधार पर वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 स्वर। जिन वर्णों ध्वनियों का उच्चारण करते समय वायु मुख से बिना किसी अवरोध के बाहर आ जाती है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में निम्नलिखित 11 स्वर हैं: अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार आपका ये वर्ण हो गया। अब आएंगे हम नेक्स्ट स्वर के भेद। तो अभी हम देखेंगे आपका ये स्वर के भेद कितने होते हैं। तो स्वर के भेद हैं 3। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। जिन स्वरों को उच्चारण करते समय सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 वर्ण स्वर ह्रस्व कहलाते हैं, जैसे अ ई उ री। ठीक है बच्चों। तो दूसरा है आपका दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वरों से लगभग 2 गुना समय, यानी 2 बार आ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे छोटा आ है, यहाँ पे बड़ा आ ई। यहाँ पे इसका 2 गुना समय लग रहा है, इसलिए ये दीर्घ स्वर है। ठीक है बच्चों। तीसरा है आपका प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर में जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर के उच्चारण से 3 गुना अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है। ठीक है बच्चों। तो अभी इसके लिए उदाहरण है ओम। ओम, इसमें 3 मात्राओं का समय लगता है बच्चों। तो इस प्रकार ये आपका प्लुत स्वर है। स्वरों की मात्राएं। स्वरों की मात्राएं क्या होती हैं बच्चों? स्वर मात्रा, आप तो जानते हैं स्वर की ही मात्राएं बनती हैं जिनसे हम व्यंजन को लिखते हैं और व्यंजन से हम शब्द को बनाते हैं। तो अगला है आपका व्यंजन। अब व्यंजन में देखिए बच्चों,
जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा रुकावट के साथ मुख से निकलती है और उनके स्पष्ट उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। यानी जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता होती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। इनके निम्नलिखित 5 वर्ग हैं: क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक है बच्चों, तो ये जो आपके 5 वर्ग हैं इनको किसकी संज्ञा दी गई है? स्पर्श व्यंजन की। ठीक है, ये होते हैं 25 यानी कि 25। उसके बाद आता है आपका य, र, ल, व। ये तीनों होते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन। और उसके बाद है श, ख, श, ह। ये है ऊष्म व्यंजन। तो बच्चों उसके बाद है आपका व्यंजन के भेद। व्यंजन के 3 भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो ये स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? इसमें इन व्यंजनों से के उच्चारण में जिह्वा मुख से विभिन्न भागों का स्पर्श करती है, इसी कारण ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये क से म तक हैं। अंतस्थ व्यंजन, इन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा का पूरा स्पर्श मुख के किसी विशेष भाग के साथ नहीं होता, अपितु श्वास के भीतर से बाहर की ओर निकलती है। ये संख्या में 4 हैं: य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, इन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख के विशेष भागों को स्पर्श करने के कारण गर्म हो जाती है, इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या 4 है। तो बच्चों आपने सीखा व्यंजन, स्वर और स्वर के भेद और व्यंजन के भेद। तो अभी उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान क्या होता है? हम किससे उच्चारण करते हैं? गले से, तालु से, मूर्धा से, दंत से, कंठ से, ओष्ठ से। इनके एक अलग अलग स्थान हैं और इनको अलग नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आपके सारे वर्ड्स दिए हुए हैं और इनको कहाँ पे आप मतलब कहाँ से इसकी ध्वनि निकलती है इसके बारे में दिया गया है। इनका नाम क्या है इसके बारे में दिया गया है। ये सब आप रीड करेंगे। अगला है आयोगवाह। आयोगवाह 3 होते हैं। अनुस्वार अ को अनुस्वार कहते हैं। इसका उच्चारण नाक से होता है। इसका निर्धारित चिन्ह अंग की बिंदु है, जैसे नंदन, गुंजन, अलंकार आदि। वर्गों के सभी पंचम वर्ण ड, ञ, ण, न, म का प्रयोग भी अनुस्वार के रूप में होता है। अनुनासिक, इसका उच्चारण नाक व मुंह दोनों से होता है। इसका निर्धारित चिन्ह चांद बिंदु है। इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। जैसे कि इसके उदाहरण हैं आँख, पूँछ, चांद इत्यादि। विसर्ग, उच्चारण के समय इसकी ध्वनि ह के रूप में निकलती है। इसका निर्धारित चिन्ह अह है। जैसे प्रातः, ये 2 बिंदु जो है उसके लिए ह का उच्चारण निकलता है। अतः, पुनः आदि। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त मतलब होता है मिला हुआ। ठीक है, जब 2 अलग अलग व्यंजन आपस में जुड़कर संयुक्त ध्वनि उत्पन्न करते हैं ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क प्लस श बराबर छ छत्री, त प्लस र बराबर त्र, ज प्लस य बराबर ज्ञ, श प्लस र बराबर श्र। द्वित्व व्यंजन। बच्चों द्वित्व व्यंजन, जब एक व्यंजन ध्वनि अपने समान अन्य व्यंजन ध्वनि से जुड़ती है तो द्वित्व व्यंजन बनता है। यानी कि जब 2 व्यंजन आपस में मिलते हैं और उनकी ध्वनि दोनों की एक साथ आती है वो होता है द्वित्व व्यंजन। जिस प्रकार प, क, का पक्का, शक्कर, प, त, ता पत्ता, शत्तर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 2 व्यंजन एक साथ जोड़े गए हैं, इस प्रकार ये द्वित्व व्यंजन है। स्वनिम ध्वनियाँ। स्वनिम ध्वनियाँ क्या होती हैं? स्वनिम ण और ढ स्वनिम ध्वनियाँ हैं। ये दोनों ड और ढ से विकसित हुई हैं। शब्द के प्रारंभ में ड व ढ ध्वनियाँ प्रयुक्त होती हैं। ये शब्द के बीच में संयुक्त व्यंजन या द्वित्व व्यंजन का रूप ले लेती हैं। ड और ढ ध्वनियाँ शब्द के प्रारंभ में प्रयुक्त नहीं होती, ये शब्द के बीच तथा अंत में ही प्रयुक्त होती हैं। जैसे ड डलिया,
डगर आदि। ढ ढक्कन, ढोल आदि। ठीक है, इस प्रकार ये क्या है, स्वनिम ध्वनियाँ। अगला है आपका आगत ध्वनियाँ। आगत, आगत मतलब होता है आई हुई। पहले तो इसका मतलब समझिए, आई हुई ध्वनियाँ। हिंदी में ऐसी ध्वनियाँ जो पहले प्रयोग में नहीं थी लेकिन अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि शब्दों के कारण प्रयोग में आने लगी हैं, उन्हें आगत ध्वनियाँ कहते हैं। क, ख, ग, ज, फ आदि आगत व्यंजनों के रूप में हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे ताक, मखमल, बाग, साज, सजा, फन आदि। इसी प्रकार हिंदी में एक आगत स्वर का भी प्रयोग आया है, आ। आगत स्वर है कॉलेज। कॉलेज में देखिए हम एक चांद बिंदु की तरह से हम यहाँ पे बच्चों लगाते हैं, लेकिन ये चांद बिंदु नहीं होता, ये आ होता है, हम कॉलेज बोलते हैं। ठीक है बच्चों, कॉलेज। हॉकी, टॉफ़ी, डॉक्टर, हॉल, ये सब क्या है, ये चांद बिंदु नहीं होता, ये आ होता है। इसका आ से उच्चारण किया जाता